Hello everyone, myself Surinder Manas. Welcome to my channel. Today we will study about atom. तो हम लोग आज एटम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं जो एटम के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एटम की बात की जॉन डाल्टन ने, और उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। According to Dalton atomic theory, matter is made up of tiny indestructible indivisible unit particle called atoms। तो उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, वो एटम्स का मिलकर बना हुआ है। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, एटम है। आगे जाके हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता, और भी ढेर सारे पार्टिकल्स हैं जो एटम से भी छोटे हैं और एग्जिस्टेंस में हैं। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। नेक्स्ट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम साइज, शेप, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। उन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो सबके सब कैसे हैं, सबके सब की शेप, साइज, मास सब एक जैसा होता है। नेक्स्ट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो देखिए, जॉन डाल्टन के डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देने के बाद एटम के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी हुई, और बहुत सारे फिजिस्ट साइंटिस्ट जो हैं वो अलग अलग थ्योरीज देने लगे एटम की, एटम के मॉडल की, कि एटम कैसा दिखता होगा या कैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई, मॉडल आया एटम का, वो किसने दिया, जे थॉमसन ने। तो थॉमसन की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, जे थॉमसन ही वो फिजिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की हुई है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, वो कहता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो थॉमसन मॉडल ये कहता है कि एटम क्या है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक बॉल है जो पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड किए हुए हैं। एटम एज ए होल एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो एज ए होल ये क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। थॉमसन मॉडल इज कंपेयर टू वाटरमेलन, वेर ही कंसीडर, थॉमसन मॉडल जो है वो वाटरमेलन के साथ भी कंपेयर किया जाता है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि वाटरमेलन सीड्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कि वाटरमेलन की जो सीड्स हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट कर रहे हैं और वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जो रेड पार्ट है वाटरमेलन का, वो कैसा है, किसको डेजिग्नेट कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज को डेजिग्नेट कर रहा है। तो इस तरह से थॉमसन मॉडल जो है दिया गया। अब एटम का थॉमसन मॉडल जो है वो दिया गया। अब क्या हुआ कि इस मॉडल को वेरीफाई करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए, एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट करने लगे अलग अलग फिजिस्ट। तो इसी दौरान रदरफोर्ड का एक बहुत ही आप कह सकते हैं पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, जिसको बोलते हैं अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड है, तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अल्फा रेज को, ये अल्फा रेज हैं, ये रेड कलर की आपको दिखा रहे हैं, ये अल्फा रेज हैं, ये गोल्ड की फाइल के साथ क्या की गई, स्ट्राइक की गई, और ये स्कैटर हुई। तो स्कैटर करने के बाद ये इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे इन्होंने सेंट्रलाइजेशन की, और फिर ये जो इसका जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट को अच्छे से ऑब्जर्व किया गया। तो देखिए इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये देखिए अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, और आप देखेंगे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल पूरा का पूरा बैंड होकर वापस जा रहे हैं, 180 डिग्री बैंडिंग हो रही है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्रॉस करके आगे की तरफ निकल रहे हैं, कुछ यहाँ से डाइफ्लेक्ट होके ऐसे करके यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे जाके हिट कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये पता किया कि एटम जो है वो कैसा होता होगा। एटम के पास, एटम हैज़ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट। उन्होंने कहा कि देखो एटम के पास क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस। सेकंड बात उन्होंने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और नेक्स्ट इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि मास ऑफ एन एटम, जो एटम का जो मास है वो क्या, वो सारा का सारा कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, मैक्सिमम मास, सारा का सारा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम मास किस पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है। कंपेयर्ड विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मेजर, तो क्या कि जो टोटल वॉल्यूम है एटम की, उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है न्यूक्लियस है। अगर टोटल एटम का अगर साइज़ देखा जाए और साइज़ ऑफ अगर न्यूक्लियस देखा जाए तो जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा है। तो ये रदरफोर्ड की फाइंडिंग्स थी, ऑब्जर्वेशंस थी।
तो अब रदरफोर्ड के मॉडल से इतना तो पता चल गया कि जो पॉजिटिवली चार्ज है वो हर जगह नहीं है। जैसे थॉमसन मॉडल में क्या बोला था कि पूरा पूरा एक सफ़ेयर है, उस पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। अब रदरफोर्ड मॉडल से ये पता चल गया कि ऐसा नहीं है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह पर क्या है, कंसंट्रेटेड है, और इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज के आगे पीछे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रदरफोर्ड का देखिए एक और हम लोग स्टडी करेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम वाज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम लाइक प्लैनेट्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटेड ए सेंट्रल सन लाइक न्यूक्लियस। तो देखिए जिस तरह से हमारा प्लैनेट सोलर सिस्टम है उसमें क्या है, सन सेंटर में और बाकी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आसपास, बिल्कुल वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो देखिए ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है और ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो अब देखेंगे बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी इनमें पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्या क्या हुआ कि कुछ लिमिटेशंस आई रदरफोर्ड मॉडल में। तो फिर एक और मॉडल ऑफ एटम दिया गया, वो था बोहर्स मॉडल। देखिए बोहर्स मॉडल में भी यही कहा गया कि न्यूक्लियस है, सेंटर में वो स्थित है और वो काफ़ी छोटा है, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, सब कुछ वैसा ही कहा गया। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, देखिए उनका भी मॉडल यही है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस लाइक ऑर्बिट द सन। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि इलेक्ट्रॉन्स फिल द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे घूमते हैं, कुछ ऑर्बिट्स में वो चक्कर लगाते हैं और वो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के पास रहते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, ठीक है। तो देखिए इसमें इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 9 इसके पास प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10 इसके पास न्यूट्रॉन्स हैं। तो देखिए ये हमारा न्यूक्लियस आ गया जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ये आगे हमारे पास शेल्स, ये आगे हमारे पास शेल्स, इनको शेल्स कहा जाता है। और ये जो रास्ता है ना, जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उस पाथ को, उस रास्ते को क्या कहा जाता है, उस पाथ को, उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट क्या होता है, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेयर इट रिवॉल्व्स। तो वो रास्ता जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिट कहा जाता है। तो देखिए पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर नेक्स्ट शेल आ गई, उसमें देखिए 3 4 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरह से जो है बोहर मॉडल ऑफ एटम ये कहता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने रहना है, और फिर बाहर शेल्स होनी है, और उन शेल्स में कौन क्या होने हैं, इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, जो कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करने वाले हैं, रिवॉल्व करने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होते हैं इनमें क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। देखिए जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है उनमें ये बात कही गई कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे नहीं है कि कहीं भी हैं, वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में होते हैं, ठीक है। उन एनर्जी लेवल्स को ही क्या कहा जाता है, उन्हीं एनर्जी लेवल्स को शेल्स कहा जाता है। तो देखिए इसके पास एक एटम के पास कितने तरह के शेल्स होते हैं, के, एल, एम, एन। और के जो शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल जो शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एम जो होती है उसमें कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन जो होती है शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। देखिए ये फाइनल मॉडल है हमारे पास एटम का, लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम आप उसको कह सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो जबकि क्या है, वो इलिप्टिकल है। तो आप लोग अभी तो लोअर क्लासेस में हैं, क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इस मॉडल की बात नहीं कर रहे थे। इस मॉडल की जो थ्योरी दी है वो समरफील्ड ने दी हुई है। समरफील्ड भी एक फिजिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जो एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहे, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी नहीं है और इसीलिए मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं दे रहा, बट आपको ऐसे ये बता रहा हूँ कि लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो है मॉडल ऑफ एटम का क्या है, वो इस तरह का होता है। देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियस सेंटर में, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए ऑर्बिट, और ये देखिए ये जो हमारे पास है ये शेल्स हैं, ठीक है। ये आ गया न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, वो पाथ, वो रास्ता जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और ये जो चीज़ें हैं ये क्या एनर्जी लेवल्स हैं। इन्हीं एनर्जी लेवल्स को क्या कहा जाता है, ये जो इलिप्टिकल पाथ है इनको जो है ऑर्बिट कहा जाता है। और ये ऑर्बिट किस में होते हैं, एनर्जी लेवल्स में होते हैं, और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पर शो किए हुए हैं। तो देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में रिवॉल्व करते हैं। ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में
रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखिए फिर अब हम कंक्लूड करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है एटम का। देखो एटम के स्ट्रक्चर में क्या है, न्यूक्लियस है जो कि सेंटर ऑफ द एटम में रहता है और वो होम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ एटम में होता है और यही न्यूक्लियस किसका रोल प्ले करता है, ये न्यूक्लियस रोल प्ले करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होम का, क्योंकि इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहने हैं। और ये न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये देखिए ये आ गया आपका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं। और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ गया आपका। ठीक है जी, ये आपका ऑर्बिट आ गया, वो रास्ता आ गया जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं। ये जो न्यूट्रल क्वांटिटी है वो क्या चीज़ें हैं, वो हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, जिन एनर्जी लेवल में हमारे पास जिनको शेल्स भी कहते हैं, और जिन इन्हीं शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व कर रहे हैं विद डेफिनेट ऑर्बिट डेफिनेट पाथ में। तो देखिए अब पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन क्या चीज़ हुई फिर। देखिए न्यूट्रॉन जो है एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा पार्टिकल है जो जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। ये प्ले रोल इन डिटर्मिनिंग द एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को डिटर्मिन करने में ये रोल प्ले करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये जो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। नेक्स्ट देखिए प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और यही प्रोटॉन डिटर्मिन करता है क्या, एटॉमिक नंबर डिटर्मिन करता है। ये जो प्रोटॉन होता है ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो प्रोटॉन है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये प्रोटॉन है और ये कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है। और रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने बस ये बताया था, रदरफोर्ड मॉडल में ये कहा था कि न्यूक्लियस से बाहर है इलेक्ट्रॉन्स और ये रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बोहर मॉडल में ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स एंड शेल्स। उन्होंने ये कहा कि बाहर तो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बाहर ये पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड में क्या बोला गया, रदरफोर्ड मॉडल एटम में ये कहा गया कि एक न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो बोहर मॉडल है उन्होंने ये कहा कि एक न्यूक्लियस तो है और बाहर इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में रोटेट कर रहे हैं। पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, उन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी वो रिवॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। देखिए अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे रिलेटेड है। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है, क्योंकि आपको पता है कि एटम एज ए होल एक न्यूट्रल क्वांटिटी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का अगर एटम का अगर बताना हो तो वो क्या होता है, जितने उसके पास प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस किया जाता है तो हमारे पास क्या आता है, मास नंबर आता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे मिलते हैं हम लोगों को, मास नंबर माइनस करेंगे हम लोग किससे, एटॉमिक नंबर से, तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है मिल जाएंगे। तो फाइनली देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एटम का जैसे हीलियम का एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं हीलियम में, है ना, और 2 हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। और बाहर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये देखिए ये इसका ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का, वो रास्ता है जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो ये ऑर्बिट है हमारा, यहाँ पे दिखा दें। अब देखिए ये हमारे पास एक सिंबल है। ठीक है, किसी भी एटम का एक सिंबल होता है तो वो सिंबल इस तरह से डाइजेनेट हीलियम का सिंबल ही है और इसको इस तरह से लिखा जाता है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा हुआ है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जिसको एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। और ये जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ये क्या होता है, इसका मास नंबर होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका मास नंबर किसी भी एटम का इस तरह से लिखा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।